हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, कुछ समय से हमने उसे रोक रखा था। आगे हम अब इसको नियमित रूप से जारी रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, शैल या चट्टानें, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, शैल या चट्टान शैल या चट्टान। ठीक है, रोक। देखिए क्या है, सबसे पहले शैल या चट्टान के बारे में समझेंगे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, किन किन से निर्मित है, कौन कौन से खनिज तत्वों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इनका वर्गीकरण, शैलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के शैलें पाई जाती है। ठीक है, और धरातल पर यह कहाँ तक विस्तृत है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, इस शैल या चट्टान स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि भूप्रपटी का क्या है, ऊपरी भाग है। ठीक है, शैल या चट्टान स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण वह भाग है जो कि भूप्रपटी की ऊपरी सतह पर विस्तृत है, या भूप्रपटी का ऊपरी भाग है। ठीक है, धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक भूप्रपटी का लगभग 95% भाग। ठीक है, धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक भूप्रपटी या क्रस्ट का 95% भाग किससे बना हुआ है, शैलों से बना हुआ है। भाग शैलों द्वारा निर्मित है। ठीक है, शैलों द्वारा निर्मित है। कितना? धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक भूप्रपटी का लगभग 95% भाग शैलों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इन शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है। ठीक है, इन शैलों का निर्माण किन से हुआ है, विभिन्न खनिजों से। विभिन्न खनिजों से निर्मित है। ये सभी शैलें किन से बनी हुई है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित है, जो कि एक समान ठोस अजैव पदार्थ जिसकी सुव्यवस्थित आणविक संरचना एवं एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, उसे ही खनिज शैल कहते हैं। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। एक समांगी ठोस पदार्थ, अजैव पदार्थ जिसकी एक सुनिश्चित या सुव्यवस्थित आणविक संरचना एवं एक निश्चित रासायनिक संगठन पाया जाता है, उसे ही शैल खनिज कहा जाता है। ठीक है, उसे ही शैल खनिज कहा जाता है। अब इन सभी खनिजों का जो मूल स्रोत है वह है भूगर्भ का गर्म मैग्मा। भूगर्भ का गर्म या उष्ण मैग्मा। ठीक है, सभी खनिजों का मूल स्रोत है। ठीक है, क्या है, भूगर्भ का उष्ण मैग्मा, जो कि क्या है, सभी खनिजों का मूल स्रोत है। सभी खनिजों का मूल स्रोत है। ठीक है, भूगर्भ का उष्ण मैग्मा या गर्म मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले इन खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज चट्टानों से या खनिजों से ही क्या है, चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जो ये भूगर्भ में पाए जाने वाला उष्ण मैग्मा है वो ही खनिजों का मूल स्रोत है। और जब ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, ये विभिन्न खनिज ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसी से क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, खनिज एक भूप्रपटी पर ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह पृथ्वी के एक संपूर्ण भागों पर क्या है, उपलब्ध हैं। ठीक है, खनिज भूप्रपटी पर ही केवल और केवल क्रस्ट की सतह पर ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यह संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 2000
खनिजों में से सिर्फ 12 खनिज ही ऐसे हैं जो कि लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं। इन्हें चट्टान निर्माता खनिज भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर लगभग कितने 2000 खनिज पाए जाते हैं, उनमें से लगभग 12 खनिज ऐसे हैं जो कि सभी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हें ही क्या है, चट्टान निर्माता खनिज भी कहा जाता है। ठीक है, अब सामान्य खनिज के निर्माण में, जो कि सामान्य रूप से जो खनिजों के निर्माण में जो तत्व पाए जाते हैं या कौन कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है, उन सामान्य खनिजों के निर्माण में मुख्यतः सिलिकेट, सामान्य खनिजों के निर्माण में मुख्यतः एक तो सिलिकेट, कार्बोनेट, सामान्य खनिजों के निर्माण में सिलिकेट, कार्बोनेट एवं क्या है, ऑक्साइड की अधिकता, ऑक्साइड की क्या पाई जाती है, अधिकता। ठीक है, सामान्य खनिजों के निर्माण में सिलिकेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड की अधिकता के साथ साथ क्या है, 8 तत्वों की भूमिका होती है। ठीक है, लगभग 8 तत्वों की भूमिका होती है। पेट्रोशास्त्र के अनुसार हम बात करें, पेट्रोशास्त्र, ठीक है, पेट्रोशास्त्र के अनुसार वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ, पेट्रोशास्त्र के अनुसार वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या फिर मिट्टी की भांति नरम या मुलायम हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। ठीक है, वापस एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, पेट्रोशास्त्र के अनुसार वे सभी खनिज पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति एक कठोर हो या फिर मिट्टी की भांति नरम या मुलायम हो, वही क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। ठीक है, अब सेल कहलाते हैं, इन पेट्रोशास्त्र सेलों का विज्ञान है। ठीक है, पेट्रोशास्त्र क्या है, एक सेलों का विज्ञान है। पेट्रोशास्त्र ये क्या है, सेलों का विज्ञान है। ठीक है, सेलों का विज्ञान। ठीक है, सेलों के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, पेट्रोशास्त्र के नाम से। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेलों का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो पेट्रोशास्त्र को, पेट्रोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें खनिज की संरचना, बनावट, उनके गठन, उनके स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ संबंधों का क्या होता है, अध्ययन होता है, वही क्या कहलाता है, पेट्रोशास्त्र कहलाता है। ठीक है, पेट्रोशास्त्र सेलों का वह विज्ञान है जिसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, खनिजों की संरचना, उनकी बनावट, गठन, उनके स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन तथा दूसरी सेलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन पेट्रोशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, अब खनिजों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण या सेलों का वर्गीकरण, देखिए कितने भागों में इन सेलों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इससे पहले कि जो पृथ्वी के धरातल का जो निर्माण हुआ है, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले तत्वों का एक अवरोही क्रम, ठीक है, कि कौन कौन से प्रमुख तत्व ऐसे हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी के धरातल का निर्माण होता है, उन तत्वों का अवरोही क्रम जान लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले तत्वों का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। देखिए मित्रों, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले तत्वों के अवरोही क्रम, ठीक है, वे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि पृथ्वी के धरातल का निर्माण करते हैं। ठीक है, मुख्यतः ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ठीक है, पहला तत्व है ऑक्सीजन। उसके बाद में आता है सिलिका, ऑक्सीजन, सिलिका, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरियम या फेरस। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरियम या फेरस, ठीक है। ये प्रमुख तत्व, मुख्यतः ये तत्व धरातल के निर्माण करने वाले तत्वों में से है, ठीक है। इनके अलावा और भी तत्व हैं, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रमुख तत्व है जो कि पृथ्वी के धरातल के निर्माण करने में सहायक, प्रमुख सहायक तत्वों में से है, जो कि इस प्रकार से इनका अवरोही क्रम पाया जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिका, एल्यूमिनियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा अन्य खनिज तत्व, ठीक है, जिनके निर्माण, जिनसे क्या होता है, इनका निर्माण होता है, धरातल का निर्माण होता है। तो धरातल के निर्माण में ये प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों का अवरोही क्रम जानेंगे, ठीक है। ये तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले तत्व हो गए, धरातल का निर्माण करने वाले तत्वों का अवरोही क्रम है। अब केवल पृथ्वी का निर्माण करने वाले, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों का अवरोही क्रम जानेंगे। देखिए, पृथ्वी के आगे संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले, तत्वों का अवरोही क्रम, ठीक है। यह है संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों का अवरोही क्रम। इससे पहले जो हमने क्रम पढ़ा था वो संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले थे, और ये है संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों का अवरोही क्रम। अब संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्वों के अवरोही क्रम में जो है, सबसे पहले क्रम से फेरियम, फेरियम या फिर फेरस, ठीक है, फेरस, फेरियम। उसके बाद में है सिलिका, फेरियम के बाद में आता है सिलिका, ठीक है, सिलिका। उसके बाद में है एल्यूमिनियम, 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 और एल्यूमिनियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फेरस, सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इन तत्वों का प्रमुख योगदान होता है संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण करने वाले तत्वों में, ये महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, ठीक है। फेरियम, सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इनको ट्रिक के आधार पर भी बेटा क्रम से याद रखा जा सकता है। इनकी ट्रिक है जिस प्रकार से फेसियम, ठीक है,
फेसियम। शॉर्ट में इन 4 महत्वपूर्ण तत्वों का जो कि अवरोही क्रम है, शीर्ष पर प्रमुख तत्व जो कि पृथ्वी के निर्माण करने वाले तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है फेरस, फिर सिलिका, ठीक है। उसके बाद में आता है इसको फेसियम को अगर हम संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर ए आता है, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। और फिर में से मैग्नीशियम, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यह हुई पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले और संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों का अवरोही क्रम। इसके बाद में आगे इन सेलों का वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकारों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, प्रमुख सेलें कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। आगे है सेलों का वर्गीकरण। सेलों का वर्गीकरण, सेलों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए मित्रों, जो भू सतह पर समस्त जो सेलें पाई जाती है उन सेलों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर, उनकी स्थिति में अंतर एवं उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इन समस्त सेलों को भौतिक, रासायनिक, रासायनिक एवं रासायनिक गुणों एवं स्थिति में अंतर, रासायनिक गुणों इनकी स्थिति में अंतर, रासायनिक गुणों एवं इनकी स्थिति में अंतर तथा उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। सेलों का वर्गीकरण, सेलों को भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर, इनकी स्थिति में अंतर तथा उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन से हैं 3 भाग। नंबर 1 है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, या फिर इसे कहेंगे हम प्राथमिक चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक सेल, ठीक है, इग्नियस रॉक। उसके बाद में आता है नंबर 2 अवसादी सेल, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद में आता है रूपांतरित या कायांतरित या रूपांतरित सेल, कायांतरित या रूपांतरित सेल, ठीक है। सबसे पहला इग्नियस रॉक, आग्नेय या प्राथमिक सेल, इसे इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इसके बाद में अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित या रूपांतरित, ठीक है, मेटामॉर्फिक, रॉक्स, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले ये है आग्नेय सेल, ठीक है, इग्नियस रॉक।
आग्नेय शैल, सबसे पहले हम इस वर्ड की चर्चा करेंगे, आग्नेय। ठीक है, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्नियस से लिया गया है। यह आग्नेय शब्द किससे है? लैटिन भाषा के किससे बना है? इग्निस से। ठीक है, लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। इसका अर्थ को क्या होता है? जिसका अर्थ, इग्निस का अर्थ क्या होता है? आग। ठीक है, आग होता है। ठीक है, आग होता है। आग्नेय लैटिन भाषा का क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द इग्निस से लिया गया है, जो कि इग्निस का अर्थ क्या है? आग होता है। ठीक है, आग होता है। अतः ये ऐसी चट्टानें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भाग में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। ठीक है, एक ऐसी चट्टान है जिनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म मैग्मा के ठंडा होने से क्या हुआ है? इनका निर्माण हुआ है, आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सभी चट्टानों का मूल पदार्थ तरल, गर्म और चिपचिपा मैग्मा ही है। ठीक है, सभी जो चट्टानें बनी हुई हैं, सभी चट्टानें क्या है? पहले गर्म हुई होगी। तो ठीक है, गर्म होने के कारण ही वो धीरे धीरे क्या होती गई? गर्म और तरल चिपचिपी होते हुए वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होती गई? उनके स्वरूप में परिवर्तन आया। ठीक है, धीरे धीरे ठंडी होती गई और अलग अलग चट्टानों के रूप में बनती हुई चली गई। तो सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान, जो कि सबसे गर्म एक तरल मैग्मा के रूप में, उसे तरल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये जब प्रारंभिक रूप में जब ये गर्म अवस्था में थी तो इसमें जीवाश्म तो संभव ही नहीं है, जीव तो कहीं पा ही नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है? जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के कोई जीव नहीं पाए जाते हैं इस सेल में। ठीक है, ये चट्टान गर्म लावा के ठंडा होकर के जमने से बनी हुई है और प्रारंभिक चट्टानें हैं। सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसी कारण से इन्हें प्राथमिक चट्टान और या फिर मूल चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं चट्टानों की उत्पत्ति हुई, इस कारण से इन्हें प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित स्थलमंडल के अन्य जो सभी अवयव हैं, जैसे दूसरी चट्टानें, बालू, मिट्टी, इन सभी का निर्माण क्या है? धीरे धीरे इसी चट्टान से हुआ है। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भूगर्भ में आने वाला मैग्मा भूसतह के ऊपर या नीचे ठंडा होकर के क्या हो गया? आग्नेय शैल का रूप ले लिया उन्होंने। जिस प्रकार से एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ठीक है, और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। ठीक है, जो कि भूसतह पर नीचे या ऊपर ठंडे होकर के क्या हो गए? आग्नेय शैल के रूप में निर्मित हो गए। ठीक है, फिर है यही भूपर्पटी या क्रस्ट का जो 90% भाग है, ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है भूपर्पटी या क्रस्ट, ठीक है, उसका लगभग 90% भाग, 90% भाग, ठीक है, किससे बना हुआ है? 90% भाग आग्नेय चट्टान से ही बना हुआ है, आग्नेय शैलों से निर्मित है। ठीक है, आग्नेय शैलों से निर्मित है। भूपर्पटी या क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय शैलों से निर्मित है, इन्हीं से बना हुआ है। ठीक है, देखिए अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है आग्नेय शैलों की विशेषताएं? इसकी विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? ठीक है, आग्नेय शैलों में इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो
इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ठीक है भाई, प्रारंभिक रूप में जब ये गर्म लावा के रूप में थी और गर्म लावा ठंडा होकर के इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो गर्म लावा या मैग्मा में क्या जीवों की उत्पत्ति संभव है? बिल्कुल ही नहीं। इस कारण से इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और जो धात्विक पदार्थ हैं, सभी प्रकार के जो धात्विक खनिज पदार्थ हैं, इन्हीं चट्टानों से मिलते हैं। धात्विक खनिज पदार्थ, धात्विक खनिज पदार्थ इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज पदार्थ इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, इनमें परतें नहीं पाई जाती या परतदार नहीं होती। ये चट्टानें परतदार नहीं होती। ठीक है, परत विहीन होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें परतदार नहीं पाई जाती है। ठीक है, इन चट्टानों का संबंध भूगर्भिक हलचलों से है। इन चट्टानों का संबंध भूगर्भिक हलचलों से है। भूगर्भिक हलचलों से है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसका ज्वालामुखी। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी। ठीक है, इन चट्टानों का संबंध भूगर्भिक हलचलों से है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल है इसका ज्वालामुखी। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानें काफ़ी कठोर होती है। ठीक है, ये काफ़ी कठोर पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें काफ़ी कठोर होती है। ठीक है, किंतु ये लंबे समय तक खुले वातावरण में रहती है, तो यह क्या हो जाती है? धीरे धीरे मुलायम और कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये काफ़ी कठोर होती है, लेकिन लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने के कारण ये काफ़ी कमज़ोर और मुलायम भी हो जाती है। ठीक है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है। ठीक है, जिनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं या रवेदार होती है, जिनका आकार मैग्मा के ठंडे होने की गति पर क्या होता है? निर्भर करता है। तथा मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से ये रवे क्या होते जाते हैं? ठंडे होने के बाद में ये रवे छोटे होते जाते हैं, और जब देरी से जब ठंडा होता है मैग्मा, तो रवे क्या होते हैं? बड़े बनते जाते हैं। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है। ठीक है, जब मैग्मा शीघ्र ये जल्दी ही ठंडा होता है, तो जल्दी ठंडा होने से क्या है? रवे छोटे बनते हैं, और जब ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो उससे बड़े रवे का निर्माण होता है या बड़े रवे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे ये हुई इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात। ठीक है, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं इस प्रकार से हुई। अब आगे है इन चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, शैलों का वर्गीकरण तो हमने मुख्य रूप से 3 भागों में किया है कि 3 भागों में पाई जाती है। भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर, स्थिति में अंतर एवं उपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से यह 3 भागों में वर्गीकृत की गई है। ये 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी विशेषताएं पढ़ी आग्नेय चट्टानों की। ठीक है, इनकी विशेषताओं के बाद में अब आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण इसकी उत्पत्ति, संरचना, रंग, बनावट और उसके आकार के आधार पर इन्हें किन किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इन सभी की चर्चा हम मित्रों अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।